वेलकम बैक नाजरीन। मशरक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है के उन्वान से हम बात कर रहे हैं अबू वक़ास आबिद नज़ीर साहब से। और आबिद नज़ीर साहब ने जो सूरत हाल सामने रखी कि मशरक़ में ऐसी क्या चीज़ है कि मगरिब सारे का सारा दौड़ा चला आ रहा है, जाल फैला रहा है, IMF और वर्ल्ड बैंक के जाल भी फैला रहा है, बम भी मार रहा है और अपने एजेंट भी यहाँ पर बिठा रहा है। तो हम अभी बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक पोजीशन की, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले से। आबिद साहब, एक तो बरतानवी पार्लियामेंट में कहा गया कि ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अब गुज़िश्ता कई बरसों से अफ़गानिस्तान पर रूसी जलगार और अब उसके बाद अमरीकी जलगार, इसने तो बताया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान के बग़ैर दुनिया नहीं चल सकती। देखिए जी, असल चीज़ यह है कि किसी भी चीज़ की अहमियत का उसके खुसूसियत को जानने के बाद पता चलता है ना। जब पता चले कि इसके अंदर क्या खुसूसियत। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त बरतानिया हमारे बारे में ये कह तो रहा था, लेकिन बरतानिया का एटॉमिक पावर के हिसाब से पाकिस्तान के बाद नंबर आ रहा है। और पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को अगर आप देख लें तो इसके बारे में यूरोपियन जगह जगह बार बार उनके गार्डियन में भी और मुख्तलिफ अखबारों में वो लिख रहे थे कि ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग का मरकज़ बन सकता है। अमेरिकन यहाँ जंग करने को तैयार थे, अमेरिकन इस जगह को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। ये दुनिया में एनर्जी रिसोर्सेज की जो माँ है, जिसको आप खलीज फ़ार्स कहते हैं, ये सऊदीया, ओमान, ईरान, इराक, इन सब का जो बीच में खलीज बनती है, इसके गेट के ऊपर आपका गवादर है और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत है। उसके बाद ये तिजारती गुजरगाह के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त अहमियत है। और पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ये है कि पाकिस्तान इस पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज के दरमियान एक हब है, एक पुल की हैसियत रखता है। आप सेंट्रल एशिया को देखें कि काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने ये खलीज के बाद दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व, और सिर्फ ताजिकिस्तान के अंदर 10,000 टन सोने के ज़खायर हैं और इनको कहीं से और रास्ता नहीं है। रशिया कभी भी उनको रास्ता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया साइबेरिया के ज़खायर को यूरोप में ऐसी सोने की गुजरगाह है कि अगर इससे गुजर के तिजारत भी होगी, इसी से गुजर के सारा साजो सामान भी जाएगा, इसी से गुजर के आपकी बाकी दुनिया तक पहुंच भी। देखें, कोरियन कंपनी ने 2001 के अंदर जब सोने का रेट 5,000 था, उस वक्त आपकी मोटरवेज के जाल को देखते हुए, डिज़ाइन को देखते हुए उन्होंने कहा था कि ये डिज़ाइन इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए, और इसका जो ग्वादर का और इस सड़कों का आपको रेवेन्यू मिलेगा वो 19.6 बिलियन, ये उस वक्त का उनका अंदाज़ा था। सेंट्रल एशिया से कहीं रास्ता नहीं जाता। चाइना के रास्ते 8,000 किलोमीटर का सफ़र है, ईरान के रास्ते 4,800 किलोमीटर का सफ़र है, तुर्की के रास्ते 5,100 किलोमीटर का रास्ता सफ़र है, और आपके गवादर का ये 1200-1400 किलोमीटर का सबसे ये नेचुरल इनका रास्ता है। और उसके बाद दूसरा रास्ता अगर देख लें सेंट्रल एशिया से ही पेशावर के रास्ते, आप कराची की तरफ देख लें, ये भी छोटा रास्ता है। और अल्लाह ने आपको पाकिस्तान को जो मुकाम दिया उसको देखें कि आपके शुमाल के अंदर चाइना है, 20.6% ऑफ द वर्ल्ड, 1.34 बिलियन इनकी आबादी है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी प्रोडक्शन, और उनकी प्रोडक्शन एनर्जी, उनकी इंडस्ट्री एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। और चाइना की एनर्जी रिसोर्सेज का 60% खलीज से पूरा होता है, जो आपकी शाहरा कराक्रम से गुजर रहा है। एक दिन के लिए ये सड़क बंद हो जाए तो यकीनन चाइनीज़ अपने मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ियां सड़कों पे खड़े करके घरों में बैठे होंगे। और ये ही आपकी अहमियत है कि चाइना देखें जो अपनी प्रोडक्शन वो पैदा कर रहा है वो यूरोप के अंदर नहीं ले जाएगा। यूरोप इस दुनिया की 13% अकलियत है, टोटल 13% ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में पॉपुलेशन है, आबादी एशिया के अंदर है, हाँ 64% है। और ये एशिया के अंदर ये इस खलीज की तरफ कहाँ से आएगा? चाइना। ओनली एक ही रास्ता है आपकी शारा करम। और कमाल है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसको चौड़ा किया जा रहा है। मैं वहाँ कि ये हमारे हुक्मरानों को इनमें से कोई बात नहीं पता। देखें, इसमें बहुत बड़ी चीज़ तो मैं आपको साफ सी बात बताऊं, अज़म, हिम्मत, हौसला और करज, ये वो चीज़ें हैं जो अंदर से उठती हैं, बाहर से कोई दाखिल नहीं कर सकता। एक नाकाबिल यकीन हौसला और अज़्म मुसम्मम, वही यानी कि आइडियोलॉजिकल जो क़यादत होगी आपकी, नज़रियाती क़यादत होगी, वही ये काम कर सकेगी। अब मैंने आपको बताया कि जिस तरह चाइना का रास्ता है, इसी तरह इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। अगर सेंट्रल एशिया से आते हैं तो लाहौर के रास्ते से गुजरेंगे, और अगर ईरान से आते हैं तो मुल्तान के रास्ते से गुजरेंगे। अल्लाह ने आपको एक पुल बना दिया, स्ट्रेटेजिक पुल, पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज के दरमियान। और मैंने आपको बताया कि इसका रेवेन्यू आपको 19-20 बिलियन से ज़्यादा आपको इसका रेवेन्यू मिलेगा। हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी लक के चारों तरफ से लश्कर खड़े हैं। आपको आइसोलेट किया जा रहा है। जो बात हुई तो चारों तरफ से लश्कर, एक आम बिजनेसमैन, दुकानदार, एक छोटा सा आदमी कहीं सरमायाकारी करे तो वो चाहता है पीसफुल एटमॉस्फेयर। एक फायर हो जाए तो चिड़ियाँ उड़ जाती हैं, उन चिड़ियों की मानंद ये सरमायाकार भी भाग जाते हैं। तो यहाँ तो
अफ़गानिस्तान में जंग, वाना में जंग, वज़ीरिस्तान में जंग, कोयटा में जंग, कराची में जंग, लाहौर में जंग, इधर जंग, तो इसमें हमारे यहाँ सरमाया और तिजारत ये कैसे मुमकिन है? देखिए ना, जब अफगानिस्तान के अंदर जो फौज बैठी है, इस ज़मीन का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, इस ज़मीन की तारीख की सबसे महंगी जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग है जो अफगानिस्तान के अंदर वो लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि ये जिस मुल्क के अंदर जंग लड़ रहे हैं वो पहले 20-30 साल से जंग की चक्की के अंदर पिसा हुआ था, लेकिन गजब यह है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर इंडियन 13 कॉन्सुलेट बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लिबरेशन आर्मीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्टिंग हो रही है जो मस्जिदों में, जो इबादतगाहों में, जो हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पर, और बल्कि हमारे बाज़ारों में, ख़वातीन के बाज़ारों के अंदर जो धमाके हो रहे हैं वो हमारे अपने किसी का काम नहीं है। हम डायरेक्टली ये क्लेम करते हैं कि ये इंडियंस और अमेरिकन्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के कर रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में वो बैठे हैं, एक तरफ आपके जनूब के अंदर, आपके समुद्रों के अंदर अमेरिकन फ्लीट, स्विस फ्लीट्स खड़े हुए हैं। हाथों की कमाई है ना, हम बेतहाशा आंख बंद करके 700 वीज़े जारी कर देते हैं, हज़ारों लोगों को फौजी और मुशीर के तौर पर आने देते हैं, तो फिर ये नतीजे तो निकलेंगे। देखें, आर्ट ऑफ वार का असूल है टू टेक अ नेशन इंटैक्ट, एक पूरी की पूरी कौम को सालिम हासिल करना, ये है जंग की मुहारत। ये आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि जंग की मुहारत ये नहीं है कि किसी कौम को तबाह कर दो, जंग में मुहारत ये है कि टू टेक अ नेशन इंटैक्ट, पूरी सालिम कौम को हासिल कर लिया जाए। और उसका आसान तरीका उन्होंने किया, आपके ऊपर मुसल्लत किया। उन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे, पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। आपने कहा यस सर, व्हाई नॉट, हर चीज़ तस्लीम कर ली। और इसका कितना बड़ा नुकसान आगे चल के आपको तो तस्लीम करके भी 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, पत्थर के दौर में। देखें जी, मैंने आपको बताया कि वो आपके दोस्त नहीं है, वो तो 200 साल की जंग की तारीख मैंने आपको बताया कि वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, इलाकों को ऑक्युपाई कर रहे हैं, रिसोर्सेज के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, कौमों को गुलाम बना रहे हैं। वो एक तरफ मैंने बताया मगरिब में फौज बैठी है, आपके जनूब में फौज बैठी है, मशरिक के अंदर इंडियन फोर्सेज बैठी है जो आपके दरियाओं को डाइवर्ट, और कोई मकसद नहीं है उन पहाड़ों के अंदर सवाए आपके पानी आबी जो ज़खायर हैं उनको डाइवर्ट कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी केनाल, इंदिरा गांधी केनाल, पठानकोट से लेकर राजस्थान तक उन्होंने बनाई है, जिसमें आपका पानी डालकर अपने सहराओं को आबाद कर रहे हैं वो। और लेकिन ये मैं आप साफ सी बात आपको कहूं कि अमेरिकन की कहानी ख़त्म होती जा रही है। अमेरिकन इस पोजीशन के अंदर नहीं है। ये वर्ल्ड इन 2020 अमेरिकन एक हमीश मैकराय ने लिखी है, मैं हैरान था, उसने लिखा कि सवाल खुद ही से पूछता है वो कि क्या अमेरिका को ज़वाल आ जाएगा, तो वो खुद ही लिखता है हाँ अमेरिका को ज़वाल आ जाएगा, क्योंकि दुनिया की तारीख में किसी भी कौम को, किसी भी चीज़ को हमेशा अरूज हासिल नहीं रहा। और कुछ अर्सा पहले मैंने डॉक्टर विक्टर सबसन, अमेरिका का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दिफाई तजिया निगार है, उसका मजमून पढ़ा और हैरत होती है कि वो लिख रहा है रशियन अफगान वार और अमेरिकन अफगान वार के ऊपर वो डिस्कस करने के बाद आखिरी पैराग्राफ जो लिखता है उसको पढ़ के इंसान वरता हैरत में पड़ जाता है। और मैं हैरान हूँ हमारे दानिशवरों पे जो पूरी कौम को कहते हैं कि अमेरिकन आर अनडिफीटेबल, अमेरिकन नाकाबिले शिकस्त हैं। कल तक हमारे बॉर्डर से बाहर बैठे हुए थे, ड्रोन हमले कर रहे थे, अब हमारे शहरों के अंदर उतरकर हमारे सजीले जवानों को गोलियां मारकर फेंक रहे हैं और हमारे दानिशवर कह रहे हैं वो अनडिफीटेबल हैं। जबकि विक्टर सबसन लिखता है, आखिरी पैराग्राफ उसका यह है कि 1988 के अंदर अमेरिका की CIA के डिप्टी डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स, जिस वक्त उनका वजीर दिफा है, उसने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी के साथ शर्त लगाई कि रूस बहुत ताकतवर है और रूसी फौजें नहीं निकलेंगी अफगानिस्तान से। लेकिन वो लिखता है कि रूस को शिकस्त हुई, रूस निकल गया, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि रॉबर्ट गेट शर्त हार गया और रॉबर्ट गेट ने हारी हुई शर्त की रकम अदा कर दी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर विक्टर सबसन लिखता है, इज देयर अ गैमलर ऑन द सोल ऑफ अर्थ, क्या ज़मीन की सतह के ऊपर कोई एक जवारी भी ऐसा मौजूद है जो अमेरिका की अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के ऊपर $1 की शर्त लगाने को तैयार हो? और क्या अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी इस शर्त को कबूल कर लेगा? यानी कि वो मुकम्मल पसपाई के मूड के अंदर है। सिर्फ मीडिया हमें बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा है, पूरी कौम को बताया जा रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पर बम्बार्टमेंट हो रही है, हमारे यहाँ धमाके हो रहे हैं, हमारा दुश्मन बिल्कुल पीसफुल हालत के अंदर है। 50 मिलियन आपके मीडिया को दिया गया है और वो वाज़े तौर पर ख़बरों के अंदर शोर मचा हुआ है। किस लिए उन्होंने दिया? आपके स्कूलों की इमदाद बंद कर दी, आपकी मुआशी, सियासी, आपकी फ़ौजी इमदाद बंद कर दी, आपकी मीडिया की इमदाद वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। आप देखें कि पिछले ये 15-20 दिनों के अंदर जो पोजीशन थी, सबसे पहले तो उन्होंने वो एफ पाक पॉलिसी के तहत अमेरिका से अफगानिस्तान से जंग को उठाकर पाकिस्तान के अंदर डालने की एक नाकाम कोशिश की। अब उन्होंने यानी कि कश्मीर के आपके मुजाहिदीन को इसके अंदर शामिल किया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड टुडे दैट द पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा हैज एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। यानी कि उनको बहुत अरसे बाद आंख खुली है, अब वो इस इलाके की तरफ अपना रुख कर रहे हैं।
वो पूरे इलाके को घेरे में लेना चाहते थे। ये उनकी ख्वाहिश थी, विश थी, लेकिन जो पूरी नहीं हो सकी, और वो वाज़े तौर पर आपको ब्लेम कर रहे हैं। अब 16 तारीख की मेरे सामने कुछ खबरें थी और मैं हैरान था कि 16 तारीख को पाकिस्तान के किसी भी मीडिया के अंदर ये खबरें नहीं आई। 4 नेटो सोल्जर किल्ड इन अफगानिस्तान, हेराल्ड के अंदर यूट्यूब थी। अफगान कॉप्टर क्रशेस हर्ट्स 4 कैनेडियन, 4 कैनेडियन मारे गए और उनका हेलीकॉप्टर गिर गया। 16 ही तारीख की दूसरी खबर है कि साउथ कोरियन बेस अटैक इन अफगानिस्तान, और ये उनके बेस के ऊपर अटैक हुआ है। 16 ही तारीख को 4 US लीड ट्रूप किल्ड इन अफगानिस्तान। ये उनका हेराल्ड और ये वाशिंगटन टाइम, इनके अंदर ये न्यूज़ आ रही है, हमारे मीडिया के अंदर बिल्कुल नहीं है। एक हफ्ते के अंदर 7 दिन है, 8 एयरक्राफ्ट उनके गिर रहे हैं। ये इनकी तो हमने तो इनकी इन खबरों को तो कहीं ना कहीं से तलाश किया जा सकता है, लेकिन इसका जो नतीजा है, अभी बराक ओबामा ने ऐलान किया कि हम अफ़गानिस्तान से इस साल इतने और अगले साल तक 30,000 और 2014 में तमाम अमरीकी और नाटो फोर्सेस को निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कौन से ऐसे मकासद थे? उसामा को मारना ही तो एक मकसद नहीं था। अगर उन्होंने हासिल कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था कि जिसके बाद वो इतनी सारी तादाद में फोर्सेस ले जाएं। लेकिन हेनरी किसिंजर, जो बरस तक अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी का नुमाइंदा रहा है, वो ख़ुद अभी जून के न्यूज़वीक में लिखता है कि अमरीकी अफ़गानिस्तान में जंग अज़ीम दोम के बाद से होने वाली 3 बड़ी जंगों की तरह बेनतीजा जंग के अख्ताम और उसके अंजाम की तरफ जा रहे हैं। यानी अफ़गान जंग का कोई अंजाम नहीं है, हेनरी किसिंजर यह लिखता है। दूसरी बात वो लिखता है कि इसकी जंग की तवालत अमरीकियों को मायूसी का शिकार कर रही है। तीसरी बात वो पॉइंट आउट करता है कि गैर मुल्की क़ुव्वतों की मौजूदगी में अफ़गान मुत्तहिद मुनज़्ज़म होकर कोई बड़ा काम करने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद उसने एक ख्वाहिश का इज़हार किया है तज्ज़िये के तौर पे कि जब गैर मुल्की क़ुव्वतें चली जाती हैं तो ये आपस में इलाक़ों के बंदर बांट या उनके ऊपर कब्ज़े के लिए लड़ पड़ते हैं। लेकिन सबसे अहम बात उसने की है, जिसको हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से इनखला नहीं हो रहा, फ़रार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तक हम अफ़गानिस्तान से इनखला की हिकमत अमली पर बात करते थे, अब हिकमत अमली पर बात नहीं हो रही, सारा ज़ोर है इनखला पर, यानी भागो यहाँ से। तो ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि वहाँ जंग समेटी जा चुकी है। उनके तमाम उन्होंने अपनी कोशिशें करके देख ली हैं। इन कौमों को शिकस्त नहीं दे सकते, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जज्बा ईमान है जो उनके मुकाबले पर खड़ा है। ड्रोन उनके पास नहीं है, क्रूज़ उनके पास नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, रडार उनके पास नहीं है, बस ईमान है और वो सब लेकर आए हैं। और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों के हवाले से कि जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, कि सारी दुनिया जानती है। नाज़रीन, हमारी जो गुफ्तगू अभी अबू वक़ास साहब से हुई और जिन अहम उमूर पर उन्होंने तवज्जो दिलाई और जिन सारी बातों को उन्होंने बताया, उसके नतीजे में ये जो बात मैंने कही है कि जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है, और अमेरिका को अफ़गानिस्तान में जो लोग नाखून चने चबवा रहे हैं और जिसका ऐलान वो ख़ुद भी कर रहे हैं, उनके माहिरीन भी कर रहे हैं, उसको वो कहते हैं कि मकासद हासिल हो गए, लेकिन दरअसल उनके मकासद हासिल नहीं हुए, बल्कि अब उनके लिए निकल भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है कि उन्वान से एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मिलेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त।